हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने नंबर का एग्ज़ाम आता है, कितने घंटे में हमें अटैम्प्ट करना होता है, कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न समझाऊंगा। इसके बाद हम इसके सिलेबस को देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहने वाला है। और ये सेकंड सेमेस्टर की वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो आपका टोटल मार्क्स होता है वो 90 नंबर का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं वो इक्वल मार्क्स के होते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चाहे तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो या इंग्लिश मीडियम में, आपकी इच्छा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम लिखिएगा, पूरा उसी लैंग्वेज में लिखिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है। और स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको 8 यूनिट पढ़नी है। 3 यूनिट जैसा कि आप देख सकते हो, और बाकी जो यूनिट है 5 यूनिट वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राचीन भारतीय इतिहासों के स्रोतों के ऊपर पूछा जाता है, यानी सोर्सेज के ऊपर पूछा जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहासकारों को हजारों साल पुरानी बातें कैसे पता चलती हैं? ना कोई फ़ोटो था, ना कैमरा था, ना इंटरनेट, फिर भी हमें पता है कि उस वक्त कौन राजा था, लोग क्या पहनते थे, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। ये सब हम कैसे जानते हैं? इसका जवाब है हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी ऐतिहासिक स्रोत, जैसे पुराने सिक्के, मंदिर, शिलालेख, मूर्तियाँ और पेंटिंग्स। हर एक चीज़ इतिहास की एक कहानी बताती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के ऊपर, यानी सोर्सेज के ऊपर। मतलब आखिर ऐसे कौन से एविडेंस होते हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं, ऐसे कौन से सबूत होते हैं जिनकी वजह से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्के, अभिलेख, साहित्य और विदेशी वृत्तांत, यानी जितने भी जो फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करने के लिए आए थे उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा। तो ये वो सभी एविडेंस है, ये वो सभी सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो इन सभी क्वेश्चंस में आपसे बेसिकली इन्हीं सभी एविडेंस के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो इतिहास के सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनकी लिमिटेशंस के बारे में बताइए। या फिर कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक ही आंसर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सपोज़ अगर आपसे एग्ज़ाम में सिक्कों के बारे में पूछा जाता है तो आप सिक्कों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और उसका अगर उसके महत्व के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आपको आपका आंसर जो है वो छोटा लगता है तो इसमें जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, इन सभी पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिससे कि जो आपका आंसर है वो लेंथी हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक स्रोत होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्टोरिकल सोर्सेज में प्राचीन अभिलेख, सिक्के, स्मारकें, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आती है, जिनकी मदद से इतिहासकार इतिहास का निर्माण करते हैं। ऐतिहासिक सोर्सेज से हमें प्राचीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्हीं की हेल्प से इतिहासकार पूरा इतिहास लिखते हैं। मतलब हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें पास्ट की सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर
इतिहासकार हिस्ट्री को समझते हैं और लिखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों के साक्ष्यों के बारे में, यानी इसके एविडेंस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है अभिलेख या शिलालेख, सेकंड है नगर और वास्तुकला यानी स्मारक, और थर्ड है मुद्राएं यानी सिक्के, और फोर्थ है साहित्यिक स्रोत, और फिफ्थ है कला और संस्कृति, और लास्ट है विदेशी वृत्तांत यानी विदेशी यात्रियों के वितरण। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में अभिलेखों का क्या योगदान है, यानी इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभिलेखों की मदद से हमें प्राचीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अभिलेख प्राचीन भारत की जानकारी का मेन सोर्स है, और इन्हीं के बेसिस पर हम उस टाइम के सोसाइटी और गवर्नमेंट को समझ पाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों को पत्थर, मेटल या किसी हार्ड सरफेस पर खोद कर लिखा जाता था, जैसे मंदिरों की दीवारों, मोहरों, पत्थरों के खम्भों पर। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय समाज की संस्कृति, धर्म, विश्वास, दर्शन, भाषाओं, लिपियों, साहित्य और महाराजाओं के शासनकाल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब अभिलेख हमें एशियंट टाइम की सोसाइटी और कल्चर की एक झलक दिखाते हैं। इनसे हम उस टाइम के रिलीजन, लैंग्वेज और रूलर्स के बारे में जान पाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय अभिलेखों के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। फिर हम बात करेंगे गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन के अभिलेख के बारे में। फिर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा अभिलेखों से हमें हड़प्पा सभ्यता के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हड़प्पा लिपि यानी हड़प्पा स्क्रिप्ट भारत का सबसे पुराना अभिलेख है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। मतलब हड़प्पा अभिलेख हमें उस टाइम के लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक हमें उनकी लैंग्वेज पूरी तरह समझ नहीं आई है। तो नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों पर लिखी हुई खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। अशोक ने इन मैसेजेस को प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था। अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने आदेशों और नैतिक संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। मतलब अशोक के शिलालेख हमें उस टाइम की पॉलिटिक्स और कल्चरल लाइफ को बताते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़कर जेम्स प्रिंसेप ने हमें इतिहास बताया, जिसकी वजह से ये सब हमें पता चल पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल के अभिलेखों से हमें उस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब इससे हमें गुप्त काल शासन और उस टाइम के सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट है हर्षवर्धन का अभिलेख। तो हर्षवर्धन के अभिलेखों से हमें उनके एम्पायर के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब इससे हमें हर्षवर्धन साम्राज्य के सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर लाइफ का आइडिया मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय की गाथाओं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख उनके जीतों के बारे में बताया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने बड़े शासक थे। तो लास्ट अब हम बात करते हैं रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का पहला अभिलेख था। मतलब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख इतिहास में संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। इससे हमें उस टाइम की खास बातें पता चलती हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में कॉइन्स यानी मुद्राएं, मतलब सिक्कों का क्या योगदान रहा, यानी सिक्कों के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में लेन देन के लिए यूज़ की जाने वाली
वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ये कॉइन्स विभिन्न धातुओं के बने होते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी एक्सेट्रा। कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए गोल्डन कॉइन्स सबसे ज़्यादा प्योर थे, जबकि गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा गोल्डन कॉइन्स को जारी किया था और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पुराने ज़माने में सबसे पहले लोग चीज़ों के बदले चीज़ देते थे, यानी विनिमय करते थे। फिर सिक्के आए जो सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं से बने होते थे और गुप्त और कुषाण शासकों ने खूब सारे सोने के सिक्के जारी किए। तो आइए हम समझते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, यानी प्राचीन सिक्कों के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके अलावा सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके अलावा आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इसके साथ ही हमें सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी भी मिलती है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आखिर प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरह से राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मुद्राओं यानी सिक्कों पर अक्सर हमें शासकों के नाम, उनके चित्र बने हुए मिलते हैं। मतलब पुराने सिक्के हमें उस टाइम के राजाओं और उनके राज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा सिक्कों के ऊपर शासकों के नाम और तस्वीर भी होते हैं, जिससे इतिहास को समझना और भी आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरह से सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मुद्राओं यानी सिक्कों पर हमें अक्सर देवी देवताओं के चित्र बने हुए मिलते हैं। इससे हमें प्राचीन धर्मों और मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पुराने सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जो हमें उस वक्त के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग किस धर्म में विश्वास करते थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरीके से आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों की धातु, वजन और मूल्य से हमें प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब पुराने सिक्के हमें उस टाइम के मनी सिस्टम और ट्रेड के बारे में बताते हैं। सिक्के किस धातु के थे और उनका वजन क्या था, इससे हमें पता चलता है कि पैसे कैसे चलते थे। तो आखिर में अब हम बात करते हैं कि प्राचीन सिक्कों से हमें किस तरीके से सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राचीन सिक्कों पर अलग अलग तरह के कलाकृतियाँ जैसे पशु, पक्षी, पौधे, फूल, इन सब के चित्र मिलते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो पुराने सिक्के पर जानवर, पेड़ पौधे और फूल बने होते हैं, जो उस वक्त की कलाकृति और संस्कृति को दिखाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पर लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में साहित्यिक स्रोतों के योगदान के बारे में, यानी साहित्यिक स्रोतों के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल की हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियों को ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा जाता था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पुराने टाइम में लोग जो हाथ से लिखी हुई किताब बनाते थे उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। इनमें लिखावट ताड़ के पत्तों या भोजपत्रों पर होती थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारत में मुख्य रूप से 3 धर्म के साहित्य फेमस थे। पहला है हिंदू धर्म के साहित्य, दूसरा है बौद्ध धर्म के साहित्य और तीसरा है जैन धर्म के साहित्य। तो आइए एक एक करके इन तीनों को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जिसका उद्भव सनातन धर्म से हुआ था। हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथों, पुस्तकों और महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें वेद, व्यांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत ये सब शामिल हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जो वेदों से शुरू हुआ था। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेद के बारे में। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। कुल 6 वेदांग हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कुल 108 उपनिषद हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण का मतलब होता है पुराना, और कुल 18 पुराण हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्मृतियों के बारे में।
तो स्मृतियों का मतलब होता है स्मरण करने की शक्ति। मानव स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रामायण के बारे में। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तो लास्ट अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। महाभारत भारत का सबसे विशाल ग्रंथ है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पिटक है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है और ये कथाएं प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी देती है। बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में बुद्ध की मृत्यु के बाद की गई थी। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो बौद्ध साहित्य में जातक और पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। जातक में बुद्ध के पुराने जन्म की कहानी है और पिटक में समाज और धर्म की बातें हैं। इसके अलावा त्रिपिटक के 3 अंग हैं। पहला है सूत पिटक। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट है विनय पिटक। विनय पिटक मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुओं के लिए मठों के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बुद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों से संबंधित है। तो अब हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं जो हमें उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। मतलब जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, इनसे हमें उस वक्त के समाज और आर्थिक हालातों के बारे में पता चलता है। तो लास्ट अब हम बात करने वाले हैं गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धार्मिक साहित्यों के अतिरिक्त भी कई गैर धार्मिक पुस्तकें, वृत्तांत, जीवनी हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा रचित अष्टाध्याय, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष, शूद्रक द्वारा रचित मिश्रतम और भाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो धार्मिक किताबों के अलावा भी कई गैर धार्मिक किताबें और कहानियां हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास को बताती है। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष। तो अब हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन समाज की क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है, धार्मिक इतिहास की जानकारी मिलती है और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें राजनीतिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों, शासकों और उनके कार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम का वर्णन किया है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर नगर और सैन्य मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो साहित्यिक स्रोत हमें प्राचीन भारत के राजाओं और उनके कामों के बारे में बताते हैं। जैसे चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोतों से हमें सामाजिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के सोशल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब पुरानी किताबें हमें प्राचीन भारत के समाज के बारे में बताती है। जैसे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें धार्मिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म का वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म का जातक और त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथ। मतलब पुरानी किताबें हमें प्राचीन भारत के धर्मों के बारे में बताती है। जैसे हिंदू धर्म के वेद, रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म के जातक और त्रिपिटक और जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में बताती है। तो लास्ट में बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों से हमें सांस्कृतिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के कल्चरल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कला, साहित्य, संगीत और नृत्य। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी भी राजवंश की संस्कृति जानने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत ही मददगार होते हैं।
पुरानी किताबों से हमें कला, संगीत, नृत्य और साहित्य जैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांत, यानी जितने भी जो विदेशी आए थे, यानी जो फॉरेनर आए थे भारत में, उन्होंने अपनी बुक में इसका क्या जिक्र किया है, जिससे कि हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। यानी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने में विदेशी वृत्तांत यानी विदेशी यात्रियों के वितरण का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि विदेशी वृत्तांत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी मदद से इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास का पता लगाते हैं। विदेशी वृत्तांत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड हमारे लिए प्राचीन भारत को समझने के एक बड़ा जरिया है। इनसे हमें उस वक्त के राजनेता, समाज, कारोबार और संस्कृति के बारे में अहम जानकारी मिलती है। तो हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विदेशी वृत्तांतों के बारे में, यानी जो फॉरेनर्स आए थे उनके बारे में। तो टोटल 4 फॉरेनर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैगनेसीज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे फाहियान या फाशियान के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे हांगसांग के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज यूनानी शासक दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य प्रशासन, विशेष रूप से नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मेगास्थनीज एक विदेशी था जो यूनानी राजा का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, खासकर शहर और सेना के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक आए जिन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया है। इन लेखकों ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा, जो भी सुना, उसे अपनी बुक में लिखा। मतलब सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक भारत आए थे। उन्होंने अपनी किताबों में भारत की राजनीति, समाज, पैसे और संस्कृति के बारे में लिखा, जो भी उन्होंने वहाँ पर देखा और सुना। तो अब हम बात करते हैं फाहियान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी फाहियान भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II के शासक काल में आए थे। फाहियान ने अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों का वर्णन भी किया है। मतलब 5वीं सदी में चीनी विद्यार्थी फाहियान भारत आया था ताकि बौद्ध धर्म की पढ़ाई कर सके। उसने अपनी किताब में भारत की वर्ण व्यवस्था और चंडालों के बारे में लिखा है। तो लास्ट हम बात करते हैं हेंगसांग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हेंगसांग भारत में बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हेंगसांग ने भी अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था के अलावा चंडालों के बारे में एक्सप्लेन किया है। यानी 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हेंगसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय और बौद्ध धर्म सीखने के लिए, और उसने भी अपनी बुक में भारत की वर्ण व्यवस्था और चांडालों के बारे में लिखा है। तो अब हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों की सीमाओं के बारे में, या फिर आप कह सकते हो उसकी आलोचना के बारे में, या फिर आप कह सकते हो उसकी लिमिटेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातात्विक स्रोत बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी होते हैं जो इतिहास की सही और पूरी जानकारी मिलने में अड़चन डालती है। मतलब पुरातात्विक स्रोत इतिहास को समझने में मदद करते हैं, लेकिन इनमें कुछ कमियां होती है जो पूरी सच्चाई जानने में रुकावट बनती है। तो इसकी पहली कमी है भाषा और व्याख्या की समस्या। इसकी दूसरी कमी है तिथियों की निश्चितता की कमी। इसकी तीसरी कमी है प्राकृतिक क्षति और समय की मार। इसकी चौथी कमी है अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन, और इसकी आखिरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाषा और व्याख्या की समस्या के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पुरातात्विक अवशेषों पर अक्सर प्राचीन काल की लिखावट होती है, लेकिन कई बार वो लिखावट इतनी पुरानी या जटिल होती है कि उसे पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर मिली हड़प्पा लिपि आज तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए उस सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है। इसके अलावा कई बार शिलालेख ऐसे होते हैं जिनकी भाषा पुरानी या स्थानीय होती है, जिससे उनका अनुवाद करना कठिन हो जाता है। मतलब अक्सर पुराने अवशेषों पर लिखावट होती है, लेकिन वो इतनी पुरानी या अजीब होती है कि समझ नहीं आती। ऐसे हड़प्पा की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए हमें उस सभ्यता की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई।
कई बार लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है या लोकल होती है कि उसका ट्रांसलेशन करना टिपिकल हो जाता है। तो इसकी अगली कमी है तिथियों की निश्चितता की कमी। तो अक्सर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट या अवशेष किस टाइम पीरियड का है। कुछ तरीक़ों से अनुमान लगाया जाता है जैसे कार्बन डेटिंग, लेकिन ये भी लिमिटेड होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा मिला। अब ये समझना कि वो 1000 साल पुराना है या 1500 साल पुराना है, ये हमेशा निश्चित नहीं होता। इसकी वजह से अगर हम सही तिथि गैस नहीं कर पाते तो उस ऑब्जेक्ट को सही ऐतिहासिक घटना या कालखंड से जोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कई बार पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे एक बर्तन मिला, वो 1000 साल पुराना है या 1500 साल पुराना है, कहना कठिन है। तो ऐसे में उसे हिस्ट्री के साथ जोड़ना भी टफ हो जाता है। तो इसकी अगली कमी है प्राकृतिक क्षति और समय की मार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार पुरानी वस्तुएं समय के साथ टूट जाती है, फूट जाती है, नष्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। मौसम, मिट्टी, जलवायु और मानव गतिविधियों से उन्हें नुकसान पहुँचता है। एग्जाम्पल के लिए अक्सर लकड़ी की बनी चीज़ें सड़ जाती हैं और चित्रकारी या दीवारों की नक्शकारी समय के साथ मिट जाती है। ऐसे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और व्याख्या अधूरी रह जाती है। मतलब पुरानी चीज़ें अक्सर टूट जाती है या सड़ जाती हैं। जैसे लकड़ी ख़राब हो जाती है, पेंट मिट जाता है, तो इसकी वजह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसकी अगली कमी है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेखों और साहित्यों में राजाओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, क्योंकि अभिलेखों को बनाने वाले राजा स्वयं थे। उदाहरण के लिए हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण का वर्णन किया गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अभिलेखों में राजाओं की खूब तारीफ की जाती है, क्योंकि उन्हें खुद राजाओं ने बनवाया था। जैसे प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त की काफ़ी बढ़ चढ़कर तारीफ की गई है। तो इसकी आखिरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई। तो मैं आपको बता दूं कि कई अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों या उपाधियों का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इन अभिलेखों को पढ़ना और इसका अर्थ निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के अलग अलग नाम और उपनाम होते हैं। इसकी वजह से इन्हें समझना और इसका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। आपको इस PDF के इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नोट्स हैं उसमें आपको अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ। और जो हमने प्राइस रखा है वो एकदम रीज़नेबल प्राइस है, 49 रुपीज़ ओनली। और बाकी अगर यूट्यूबर्स की कंपैरिजन करें तो वो जो नोट्स का प्राइस रखते हैं वो 150 से 200 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि आप PDF को क्यों सेल करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं हो पाती, यूट्यूब से हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप खुद ही सोचिए, जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप कब वीडियो देखते हो? एग्ज़ाम से सिर्फ 2 दिन पहले। और हम 6 महीने पूरी मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स होता है वो 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखता है, उसके बाद फिर 6 महीने कोई नहीं देखता। ये रियलिटी है। और उस 6 महीने तक कोई भी इनकम नहीं आती। और जो हमने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हम जो आपके लिए बुक्स परचेज़ करके लाते हैंगे कम से कम उसकी कोशिश निकल सके। और आप में से ज़्यादा 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लोग परचेज़ करते हैं। तो हम सोचते हैं उतने से ही हमारी जो कॉस्ट है वो निकल जाए बुक्स की, क्योंकि हमें भी बुक्स को परचेज़ करना होता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स वाई हमने प्राइस रखा है। और अगर हम बात करें बड़े यूट्यूबर की तो उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके से आते होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए और हर वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यू आने लगे तो हम भी आपके लिए जो PDF है वो फ्री कर देंगे। सो प्लीज़ अब कमेंट में ये मत कमेंट कीजिएगा कि जो आप जो PDF को सेल कर रहे हो सेल मत कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं आ रही है। अगर हम बात करें तो 6 से 7 महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये आते हैं 6 महीने में, आप खुद सोचिए। और हमारा जो बुक है उसका भी कॉस्ट नहीं निकल पाता। दैट्स वाई हमें PDF को सेल करना पड़ रहा है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ अगर हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हर वीडियो पे 1 से 2 लाख व्यू आने लग जाएंगे तो हम भी आपके लिए जो PDF है वो फ्री कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हर्षवर्धन के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर्षवर्धन के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में बताइए।
या तो आपसे सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में बताइए, या फिर आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है वर्धन वंश की उपलब्धियों के बारे में बताइए। वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के बारे में पूछा रहे हैं। या फिर आपसे ये थोड़ा सा और घुमा के पूछा जा सकता है हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू रक्षक क्यों माना जाता है। यानी कि इसके अंदर भी हमें बताना है हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट की इसी की वजह से उन्हें अंतिम महान रक्षक माना जाता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि वर्धन वंश ने 6ठी और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे। इस वंश ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वर्धन वंश ने 6ठी से 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर राज किया और सबसे फेमस राजा था इसमें हर्षवर्धन। तो अब हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में, यानी उसके अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धियों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे हर्षवर्धन की धार्मिक उपलब्धियों के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। तो राजनीतिक उपलब्धियों के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे शांति और समृद्धि के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे सुव्यवस्थित प्रशासन के बारे में। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक उपलब्धियों के अंदर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माण के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के कई हिस्सों को जीता और उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। मतलब हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कई हिस्से जीते और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शांति और समृद्धि के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में शांति और समृद्धि कायम रही। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में राज्य में शांति और खुशहाली थी। तो अब हम बात करते हैं सुव्यवस्थित प्रशासन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन ने एक सुव्यवस्थित और मजबूत प्रशासन की व्यवस्था की। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया, न्याय प्रणाली को बेहतर बनाया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर्षवर्धन ने अपने राज्य को अच्छा चलाने के लिए ताकतवर प्रशासन बनाया। उन्होंने अपना राज्य कई प्रांतों में बांट दिया और कानून व्यवस्था को सुधारा। तो आइए अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के सैन्य उपलब्धियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवर्धन की सुदृढ़ सेना के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे विजय अभियान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षवर्धन की ताकतवर सेना के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी और रथ शामिल थे। मतलब गुप्त साम्राज्य की सेना बड़ी और मजबूत थी। इसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना शामिल थी। तो नेक्स्ट है विजय अभियान। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन एक सफल योद्धा था और हर्षवर्धन ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में भी विजय अभियान किए। हालांकि उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन II से हार का सामना करना पड़ा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर्षवर्धन एक ताकतवर योद्धा था और कई लड़ाइयाँ जीती। उन्होंने दक्षिण में भी लड़ाइयाँ की, लेकिन चालुक्य राजा पुलकेशिन II से हार गए। तो अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा और साहित्य के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों के विकास के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे कला और स्थापत्य के विकास के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षा और साहित्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान और कवि थे। हर्षवर्धन ने साहित्य, कला और शिक्षा को प्रोत्साहन किया। हर्षवर्धन के राजकवि भाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन और कार्यों के बारे में हरिचरित नामक पुस्तक में एक्सप्लेन किया है। हर्षवर्धन ने कई कलाकारों, विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। अगर सिंपल वे में बताऊं तो हर्षवर्धन पढ़े लिखे और कवि थे। उन्होंने कला और पढ़ाई को बढ़ावा दिया और उनके राजकवि भाणभट्ट ने उनकी कहानी लिखी। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों के विकास के बारे में। तो हर्षवर्धन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को भी संरक्षण प्रदान किया। मतलब हर्षवर्धन ने पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दिया।
उन्होंने नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालयों को दोबारा बनवाया और तक्षशिला और विक्रमशिला को भी सपोर्ट किया। तो लास्ट है कला और स्थापत्य का विकास। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कला और स्थापत्य का विकास हुआ। हर्षवर्धन ने कई धार्मिक स्मारकों का निर्माण करवाया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर्षवर्धन के टाइम में कला और बिल्डिंग का अच्छा विकास हुआ। उन्होंने कई मंदिर और धार्मिक जगह बनवाई। तो लास्ट अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के धार्मिक उपलब्धियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन ने सभी धर्मों का सम्मान किया और हर्षवर्धन ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। मतलब हर्षवर्धन सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्हें सपोर्ट करते थे। तो नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन का बुद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। हर्षवर्धन ने कई बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण करवाया था। मतलब हर्षवर्धन को खास तौर पर बौद्ध धर्म पसंद था। उन्होंने कई बौद्ध मंदिर और स्तूप बनवाए। तो अब हम बात करने वाले हैं स्रोतों के आधार पर मूल्यांकन के बारे में। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि बुक्स में हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या लिखा गया है। जैसे हर्षवर्धन के जो कवि थे भानभट्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा है। इसके अलावा ह्वेनसांग जो कि विदेशी यात्री थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ह्वेनसांग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे अभिलेख और शिलालेख के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं ह्वेनसांग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी ह्वेनसांग भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। उन्होंने अपने ट्रैवलिंग के टाइम पर हर्षवर्धन के शासनकाल के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन किया है। मतलब 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी ह्वेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर। उन्होंने अपने सफ़र में वहाँ के समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के राजकवि भानभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन और उनके कार्यों के बारे में हर्षचरित पुस्तक में बताया है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो हर्षवर्धन के राजकवि भानभट्ट ने उनकी ज़िंदगी और कामों के बारे में हर्षचरित नामक एक किताब लिखी। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं अभिलेख और शिलालेख के बारे में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल के शिलालेख और अभिलेख उनकी उपलब्धियों का प्रमाण देते हैं। मतलब हर्षवर्धन के समय के शिलालेख और अभिलेख उनकी सफलता को दिखाते हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। और उनके शासनकाल में शिक्षा, शांति, कला, साहित्य और धर्म का खूब विकास हुआ। हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक, सफल योद्धा और विद्वान संरक्षक थे। हर्षवर्धन ने धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश की और स्पेशली बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उनकी अचीवमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें भानभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत और शिलालेखों से मिलता है। हर्षवर्धन का शासनकाल एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत युग था। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि गुजर प्रतिहार, पाल और राजपूत के मध्य
त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इनमें से 3 प्रमुख शक्तियाँ राजपूत, पाल और प्रतिहार थी। इन तीनों शक्तियों के बीच 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष चलता रहा। ये संघर्ष भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त राज खत्म होने के बाद भारत में 3 बड़ी ताकतें आईं, राजपूत, पाल और प्रतिहार। 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये तीनों ही शक्तियाँ एक दूसरे से लड़ते रहे और इस लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो आइए अब हम इन तीनों ही प्रमुख राजवंश राजपूत, पाल और प्रतिहार, इन तीनों को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूत के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे पाल के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे प्रतिहार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजपूत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजपूत एक शक्तिशाली राजवंश था। राजपूत ने दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश का उदय दक्कन के क्षेत्र में हुआ था और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार उत्तर भारत तक कर लिया। राजपूत राजवंशों ने उत्तर भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिहार और पाल शासकों से संघर्ष किया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजपूत एक ताकतवर राजवंश था। उन्होंने दक्कन से शुरू करके दक्षिण और मध्य भारत पर राज किया, फिर धीरे धीरे उत्तर भारत तक अपनी ताकत बढ़ाई। उत्तर में पाल और प्रतिहार से मुकाबला किया। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पाल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पाल राजवंश बंगाल और बिहार के क्षेत्र में स्थित था। पाल राजवंश ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया और राजपूत और प्रतिहार शासकों से संघर्ष किया। अगर सिंपल वे में समझाऊं तो पाल राजवंश बंगाल और बिहार में था। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा करने की कोशिश की और राजपूत और प्रतिहार से लड़े। तो लास्ट है प्रतिहार। प्रतिहार राजवंश उत्तर भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल और राजपूत शासकों से संघर्ष किया। अगर सिंपल वे में बताऊं तो प्रतिहार राजवंश राजस्थान और मध्य प्रदेश में था। उन्होंने कन्नौज के लिए पाल और राजपूत से लड़ाई की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इन तीनों के ही बीच लड़ाई चल रही थी। इसी की वजह से इस लड़ाई को, इस संघर्ष को कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसके मुख्य कारण क्या थे, यानी किस रीज़न की वजह से ये तीनों के तीनों लड़ाई कर रहे थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, कन्नौज को लेकर इन तीनों के बीच संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। तो इसका पहला सबसे बड़ा रीज़न था क्षेत्र विस्तार। इसका दूसरा रीज़न था आर्थिक कारण, कन्नौज पर नियंत्रण। इसका तीसरा कारण था राजनीतिक प्रतिष्ठा और वर्चस्व। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो पहला रीज़न है क्षेत्रीय विस्तार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों ही राजवंश अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण उनके बीच संघर्ष हुआ। मतलब तीनों राजवंश अपना इलाका बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो आपस में लड़ रहे थे। इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है आर्थिक कारण, कन्नौज पर नियंत्रण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिकोणीय संघर्ष का जो मेन रीज़न था वो कन्नौज पर नियंत्रण था। कन्नौज प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण था। व्यापारिक दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कन्नौज पर कब्जा करने से उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों और संसाधनों पर आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। इसीलिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों राजवंशों ने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष किया, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तीनों राजवंश कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे। कन्नौज व्यापार और रास्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो सब लड़ रहे थे और इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो इसका आखिरी रीज़न है राजनीतिक प्रतिष्ठा और वर्चस्व। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों शक्तियां भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनना चाहती थी, जिसके कारण उनके बीच संघर्ष हुआ। यानी तीनों राजवंश सबसे ताकतवर बनना चाहते थे, इसीलिए वो आपस में लड़ रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं कि इस संघर्ष का क्या आउटकम निकला, क्या परिणाम निकला। तो फर्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता, सेकंड है स्थायी नियंत्रण की कमी, थर्ड है कमज़ोर अर्थव्यवस्था, फोर्थ है सामाजिक अशांति, फिफ्थ है नए राजवंशों का उदय और लास्ट है विदेशी आक्रमण। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन शक्तियों के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष की वजह से भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। मतलब
तीनों की लड़ाइयों से इंडिया में राज चलता ही नहीं था, हमेशा हलचल बनी रहती थी। तो नेक्स्ट है स्थायी नियंत्रण की कमी। तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि तीनों राजवंशों ने कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कोई भी राजवंश स्थायी रूप से कन्नौज पर अधिकार नहीं कर सका। मतलब तीनों राजवंश कन्नौज के लिए लड़ते रहे, पर कोई भी वहां पर स्थायी तौर पर कब्जा नहीं कर पाया। तो इसका अगला आउटकम निकला कमज़ोर अर्थव्यवस्था। युद्धों और संघर्षों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। व्यापार मार्ग बाधित हुए, कृषि उत्पादन में कमी आई और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, ट्रेड रुक गया, खेती कम हुई और पूरे देश पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसका अगला आउटकम निकला सामाजिक अशांति। तो युद्धों और संघर्षों की वजह से भारत में सामाजिक अशांति फैली। मतलब युद्ध की वजह से भारत में लोगों के बीच झगड़े और बेचैनी बढ़ गई। तो नेक्स्ट है नए राजवंशों का उदय। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिपक्षीय संघर्षों के परिणाम स्वरूप तीनों प्रमुख राजवंश धीरे धीरे कमज़ोर हो गए और इन राजवंशों के पतन के बाद भारत में नए राजवंशों का उदय हुआ। मतलब त्रिपक्षीय लड़ाई के चलते तीनों राजवंश धीरे धीरे कमज़ोर हो गए और फिर इनके बाद नए राजवंश आए। तो लास्ट है विदेशी आक्रमण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजवंश थे, लेकिन तीनों के बीच हुई त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह से तीनों प्रमुख राजवंश धीरे धीरे कमज़ोर हो गए, जिससे विदेशी आक्रमण की संभावना बढ़ गई। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी लड़ाई ने उन्हें धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। इससे बाहर से आक्रमण का खतरा बढ़ गया। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष ने राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों ही वंशों को कमज़ोर कर दिया और किसी को स्थायी विजय नहीं मिली। इसकी वजह से भारत में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक सामाजिक कमजोरी आई और एट द एंड इन संघर्षों ने नए राजवंशों और विदेशी आक्रमण के लिए रास्ते खोल दिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है वो गुप्त काल के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्त काल के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताइए, गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताइए, गुप्त काल की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में बताइए, इसके अलावा गुप्त काल की आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था उसे गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये जितनी भी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, ये एकदम बेस्ट थी। इसीलिए कई बार आपके एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो इसके आंसर में हम गुप्त काल की जो विशेषता है उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस कालखंड में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त काल को भारत का गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में बहुत तरक्की हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे गुप्त काल के धार्मिक जीवन के बारे में, फिर हम समझेंगे गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल के सामाजिक जीवन के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर हम समझेंगे गुप्त काल की नारी स्थिति के बारे में, फिर हम बात करेंगे गुप्त काल के संयुक्त परिवार के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा और साहित्य के बारे में और लास्ट में हम समझेंगे कला के विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के सामाजिक जीवन के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल का समाज वर्ग व्यवस्था वाली सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था। गुप्त युग में वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अंदर ब्राह्मण को समाज का सबसे ऊंचा वर्ग माना जाता था। ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वैदिक शिक्षाएं प्राप्त करना था। ब्राह्मण धर्मगुरु और विद्वान थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षत्रिय के बारे में। क्षत्रिय शासक योद्धा थे। उनका काम लोगों की रक्षा करना और शासन करना था।
नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य किसान, व्यापारी और कारीगर थे। उनका काम खेती और व्यापार करना था। तो अब हम बात करते हैं शूद्र के बारे में। तो शूद्रों को सबसे नीचा दर्जा दिया जाता था। शूद्रों का काम तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो अब हम बात करते हैं नारियों की स्थिति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं का जो मेन वर्क था वो घरेलू काम करना था, परिवार की देखभाल करना था। हालांकि गुप्त काल में महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पुरुषों के मुकाबले उनकी जो कंडीशंस थी वो थोड़ी बैड थी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में। तो गुप्त काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, यानी गुप्त काल में जॉइंट फैमिली होती थी। तो लास्ट हम बात करते हैं कला के विकास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला की खूब तरक्की हुई। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस टाइम पीरियड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आइए हम बात करते हैं गुप्त काल के धार्मिक जीवन के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम नए मंदिरों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। फिर हम विष्णु और शिव के महत्व के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पतन के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो गुप्त काल के धार्मिक जीवन के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। शंकराचार्य के द्वारा वैदिक कथाओं पर टीकाएं की गई और हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता को कम करने का प्रयास किया गया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त काल में हिंदू धर्म फिर से मजबूत हुआ। शंकराचार्य ने वैदिक ग्रंथों की व्याख्या की और धर्म को ईजी बनाया। तो नेक्स्ट है नए मंदिरों का निर्माण। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में कई हिंदू और शिव मूर्तियाँ और मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो नेक्स्ट है विष्णु और शिव का महत्व। तो गुप्त काल में विष्णु और शिव की पूजा का विस्तार हुआ और उनकी उपासना करने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो विष्णु और शिव जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए लोगों के बीच। मतलब लोग शिव और विष्णु जी को सबसे ज़्यादा मानते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी पूजा करते थे। तो नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो प्रभाव था वो कम हुआ, लेकिन फिर भी वो अस्तित्व में बने रहे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के ग्रुप में बट गया। तो लास्ट है धार्मिक सहिष्णुता। गुप्त काल को धार्मिक सहिष्णुता का काल भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में लोग विभिन्न धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे और राजा सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करते थे। तो अब हम बात करने वाले हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, या फिर आप कह सकते हो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, यानी क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि आधारित व्यवस्था के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रा के विकास के बारे में। फिर हम समझेंगे व्यापार और वाणिज्य के विकास के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे शिल्प कला और उद्योग के विकास के बारे में, और लास्ट में हम समझेंगे राजनीतिक स्थिरता और कुशल प्रशासन के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कृषि आधारित व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। गुप्त काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि ही थी। गुप्त काल में सिंचाई प्रणाली और अन्य तकनीकों का विकास हुआ, जिससे जो खाद्यान्न आपूर्ति है उसमें वृद्धि हुई। तो नेक्स्ट है मुद्रा का विकास। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्कों का खूब इस्तेमाल होने लगा था। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के विकास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार का विकास हुआ था। गुप्त काल में व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया, रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया के साथ थे। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गुप्त शासकों ने कई व्यापारिक नगरों और मार्गों का निर्माण करवाया, इससे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो नेक्स्ट है शिल्प कला और उद्योग का विकास। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में शिल्प और उद्योग खूब फूले फले, मतलब इनका अच्छा विकास हुआ। तो लास्ट हम बात करने वाले हैं राजनीतिक स्थिरता और कुशल प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल साम्राज्य के दौरान भारत में राजनीतिक स्थिरता, शांति और कुशल प्रशासन की व्यवस्था थी। गुप्त काल में आंतरिक और बाहरी संघर्ष कम थे, जिसकी वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित और समृद्ध महसूस करते थे। मतलब गुप्त काल में देश में शांति थी और शासन अच्छी तरह से चल रहा था। गुप्त काल में आंतरिक और बाहरी झगड़े कम थे, इसीलिए लोग खुद को सुरक्षित और खुश मानते थे।
तो लास्ट अब हम बात करने वाले हैं गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे विकेंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में। फिर हम समझेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। फिर हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में और लास्ट में हम समझेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में केंद्रीय सत्ता राजाओं के हाथों में थी। राजा ही कानून बनाता था और उसे लागू करता था। इसके अलावा राजा सर्वोच्च न्यायाधीश और सेना का नायक था। राजा के द्वारा ही अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त काल में सारा जो कंट्रोल था वो राजा के हाथ में था। वही कानून बनाता और उन्हें लागू करता। बड़ा जज और सेना का लीडर भी राजा ही था। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्तकालीन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसीलिए इसके संचालन के लिए विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें गुप्तकालीन साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और ग्रामों में बांट दिया गया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए इसे अच्छे से चलाने के लिए इसे प्रांत, जिला और गांव में बांट दिया गया था। यानी हर जगह अलग अलग प्रशासन था ताकि काम आसानी से हो सके। तो नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। तो गुप्त प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को अपनाया गया, जिसके तहत गांव में ग्राम सभा और नगरों में नगर सभा की स्थापना की गई, जो प्रशासनीय कार्यों को संचालन करती थी। मतलब गुप्त काल में गांव और शहरों का काम खुद वहां की सभाएं संभालती थी। गांव में ग्राम सभा और शहरों में नगर सभा बनाई गई, जो लोकल कामकाज देखती थी। तो नेक्स्ट है मंत्री परिषद। राजा को शासन में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते थे, जैसे सेनापति, राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष और न्यायाधीश। मतलब राजा को शासन में मदद करने के लिए एक सलाहकार की टीम थी, जिसे मंत्री परिषद कहते थे। इसमें अलग अलग काम देखने वाले मंत्री होते थे, जैसे सेनापति, राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष और जज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो किसानों से टैक्स, भूमि टैक्स और व्यापार से भी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा व्यापार और अन्य प्रकार के कर भी वसूले जाते थे। मतलब राज्य की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा किसानों से लिया जाता था, कृषि और ज़मीन के टैक्स से आता था। इसके अलावा व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था और लोग राजा को तोहफे और दूसरे टैक्स भी देते थे। तो अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल की सेना बहुत ही विशाल और शक्तिशाली थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी और रथ शामिल थे। सेना का प्रमुख राजा होता था और उसके अधीन सेनापति होते थे। सेना का काम साम्राज्य की रक्षा करना और विदेशी आक्रमणों को रोकना था। तो लास्ट अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त शासक न्याय की ओर विशेष ध्यान देते थे। गुप्त काल में न्याय की उचित व्यवस्था की गई थी। इसके लिए नगरों में नगर कचहरियाँ और गांव में पंचायत की व्यवस्था की गई थी। गुप्त काल में दंड बहुत कठिन होते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गुप्त काल में न्याय पर खास ध्यान दिया जाता था। शहरों में नगर कचहरियाँ और गांव में पंचायत लोग को न्याय देती थी। राजा सबसे बड़ा जज होता था। और तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय समाज, धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान में खूब तरक्की हुई। अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और शासन व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर शो होगा हमारे चैनल का नेम और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। जो हमारे नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स को दिखाएंगे और यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स को दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बताया, यानी कितनी यूनिट आपको पढ़नी है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन रहेगा। इसके बाद जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले, मैं आपको बताना चाहूँगा। और अभी तक आपके एग्जाम में जिस भी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए घुमा के, वो सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है। अगर आप इन आंसर को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे।
और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आपको इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि किस किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सपोज़ अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाता है तो भी आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सिर्फ हिंदी मीडियम के ही नोट्स पहले बनाते थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते थे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स बनाइए। दैट्स वाई अब से हमने डिसाइड किया है कि हम हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नोट्स है उसका प्राइस एकदम रीज़नेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई उसे ख़रीद सकता है। हमने जानबूझ के जो नोट्स का प्राइस है वो 49 रुपीज़ रखा है, जो कि एकदम रीज़नेबल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये होते हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स ख़त्म। और यहाँ पर भी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी नोट्स खत्म होते हैं। तो इसमें आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के आते हो तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे।